बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज नंबर 7.1 सेकेंड ईयर मैथ्स पेज नंबर 200। इसमें हम जरा इंपॉर्टेंट सवालों को डिस्कस कर रहे हैं। बेटा सबसे पहले तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। बेटा पेज नंबर 200 पे क्वेश्चन नंबर 7 है। अपने पास बुक्स निकाल लीजिए, एक एक स्टेप सुनते रहिए ध्यान से और उसको साथ साथ कॉपी करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4-1 एंड 4,3 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। अब बेटा हमारे कोर्स में ना दो फॉर्मूलाज हैं, एक है इंटरनल डिवीजन, एक है एक्सटर्नल डिवीजन। अगर इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला बोलेगा यूज करने को तो ऊपर प्लस प्लस, ऊपर प्लस नीचे प्लस। अगर यही फॉर्मूला इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन का होता तो यहां माइनस नीचे माइनस, यहां माइनस नीचे माइनस आ जाता। मैं बताऊंगा आगे सॉल्व कैसे होगा, लेकिन फॉर्मूले में फर्क ये है कि इंटरनल डिवीजन में ऊपर नीचे प्लस प्लस होता है और एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले में ऊपर नीचे माइनस माइनस होता है। अब आइए जरा बेटा सवाल 7 पर। ये आपसे कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है जिसमें पहले पॉइंट को x1 y1 कह दिया, दूसरे पॉइंट को x2 y2 कह दिया। ये कह रहा है आप एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम करें जो इस लाइन को 3:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। सबसे पहला काम क्या करना बेटा, जो पहला पॉइंट है उसे x1 y1 का नाम दे दीजिएगा, दूसरे पॉइंट को x2 y2 का नाम दे दीजिएगा। रेशो पहला हमेशा m कहलाता है, दूसरा हमेशा n कहलाता है। अब चूंकि इसने इंटरनली बोला तो हमने फॉर्मूला यूज किया इंटरनल डिवीजन का, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसको I.D। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला बेटा ये हमारे सामने mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बेटा इस पूरे फॉर्मूले में ऊपर वाली सारी वैल्यूज पुट करवा दी है। m की जगह 3, n की जगह 1, x2 की जगह 4, x1 की जगह 4, y2 की जगह 3, y1 की जगह 1। इस फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाई और कैलकुलेटर के थ्रू इसका जब हमने आंसर निकाला तो x कोऑर्डिनेट यानी ये वाली पूरी वैल्यू कैलकुलेटर से बनी 4 और ये वाली पूरी वैल्यू बनी कैलकुलेटर से 2। तो याद रखिएगा बेटा कि इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला ये आगे भी काम आएगा। जब भी आपको कोई सवाल में कहे कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम करो जो किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इंटरनली, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन 9 है बेटा, क्वेश्चन 9 में एक पॉइंट दिया हुआ है z 4,5 x1 y1 कह दिया, एक पॉइंट x है 7-1 उसे कह दिया x2 y2। अब ये कह रहा है एक पॉइंट है y जो इस लाइन सेगमेंट को 4:3 में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, ऐसा लिखा हुआ है सवाल में पहले से। तो हमने क्या किया बेटा, x1 y1 इसे नाम दे दिया, x2 y2 इसे नाम दे दिया, पहला रेशो m दूसरा रेशो n और फॉर्मूला अप्लाई करवा दिया किसका, एक्सटर्नल डिवीजन का। अब एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला बेटा ये आपके सामने mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस my1 अपॉन m माइनस n। बेटा ऊपर से डेटा में सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर पुट करवाई और सिंप्लीफाई करने पर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, 16, -19। ये वर्किंग आसान है बेटा, इसलिए मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा कि वैल्यूज पुट कैसे करवाई है। मैं खाली समझा देता हूँ। m की वैल्यू यहां से उठाई 4, n की वैल्यू यहां से उठाई 3 के बराबर। ये x1 है, उसके नीचे वाला x2 है, ये y1 है, उसके नीचे वाला y1 है। इस फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करवाया तो हमें एक्सटर्नल डिवीजन के पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम हो गए। अच्छा अब आते हैं बेटा इसके अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब 10 में इसी में से एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटे, अपने पास आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा बुक में से। ये कह रहे हैं एक लाइन सेगमेंट है ए से लेके बी तक, तो हमने ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 का नाम दे दिया। ये कह रहे हैं पी के कॉमा 7 एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है एक लाइन ए बी को इन द रेशो m:n। तो सवाल में कह रहे हैं फाइंड m:n, यानी रेशो भी फाइंड करो और एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और इस के की वैल्यू को भी फाइंड करो। अच्छा वो एक बात मुझे बताइए बेटा, सवाल में आपसे कह रहा है कि ये जो पॉइंट पी है ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इतने रेशो में, तो रेशो भी निकालें और के की वैल्यू निकालें। तो हमने पहले इंटरनल डिवीजन का जब फॉर्मूला यूज किया तो इंटरनल डिवीजन के अंदर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला हमने यूज किया। और बेटा जब कुछ मेंशन नहीं होता तो इंटरनल डिवीजन वाला ही केस लेंगे आप, अगर मेंशन होता कुछ तो हम लिखते एक्सटर्नल डिवीजन। अब सवाल में मेंशन नहीं है तो हमने फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का ही पिक किया। इंटरनल डिवीजन के पॉइंट की जगह तो कोऑर्डिनेट्स आ गए k,7, सही है, यहां आ गया k,7। m की जगह m ही रहा क्योंकि अननोन है, x2 की वैल्यू 1 आ गई, n अननोन है, x1 की जगह x1 की वैल्यू 8 आ गई। बेटे m वैसे ही रहा, y2 की जगह y2 की वैल्यू 2 है, n वैसे ही रहा, y1 की जगह y1 की वैल्यू 9 है, अपॉन में m प्लस n। अब करना ये बेटे कि इज इक्वल टू का मतलब कंपेयर करवा लें दोनों कोऑर्डिनेट्स को, यानी कॉमे से पहले वाली वैल्यू को कॉमे से पहले वाली वैल्यू के बराबर मान लें पहले कॉलम में, और कॉमे के बाद वाली वैल्यू को कॉमे के बाद वाली वैल्यू के बराबर मान लें दूसरे कॉलम में। अब पहले कॉलम को सॉल्व मत करना बेटा, पहले हम सेकंड कॉलम को सॉल्व करेंगे ताकि हम इसमें से m और n की वैल्यू मिल जाए,
जब m और n की वैल्यू मिल जाएंगी तो फिर हम बाद में फर्स्ट कॉलम में वापस आके k की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब सेकंड कॉलम को कंटिन्यू कर लिया, m प्लस n नीचे डिवाइड हो रहा है, जाके 7 से मल्टीप्लाई हुआ, तो बन गया 7m प्लस 7n बराबर 2m प्लस 9n। अगले स्टेप में बेटा 7n को वहां भेज दिया, 2m को उधर भेज दिया, 7m माइनस 2m बन गया 5n, 9n माइनस 7n बन गया 2n। बेटा m के नीचे n को भेज दिया, 2 के नीचे 5 को भेज दिया, तो m अपॉन n का आंसर आ गया 2:5 यानी 2/5। तो ऊपर वाली वैल्यू m की हो गई बेटा, नीचे वाली वैल्यू n की हो गई। अब बताइए m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 5 है। अब आए वापस पहले कॉलम में, और पहले कॉलम में बेटा जहां जहां m और n आया, m की जगह 2 आ गया, n की जगह 5, m की जगह 2, n की जगह 5। इस पूरी वैल्यू को सिंप्लीफाई किया तो बेटा k की वैल्यू क्या, 6। तो ये k का भी आंसर आ गया और ये रेशो m और n की वैल्यू भी आ गई जो हमें सवाल में मालूम करने को कही थी। अब लेक्चर बेटा दोबारा से काइंडली जरा इस वीडियो को शुरू करके क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास रजिस्टर में सॉल्व करना शुरू करें, एक एक स्टेप कॉपी करके चलिएगा और सवाल को मुकम्मल कर लीजिएगा। क्लियर हो गई बेटा बात? ये क्वेश्चन नंबर 10 था बेटा 7.1 का। अब 7.1 के क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बेटा अगला सवाल भी बहुत आसान है, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। ये कह रहे हैं एक लाइन सेगमेंट है ए से लेके बी तक, तो नाम दे दिया ए को x1 y1, बी को नाम दे दिया हमने x2 y2। अब ये कह रहा है जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसको ट्राइसेक्ट करवाओ। ट्राइसेक्ट का मतलब इसको दो बराबर के हिस्सों में ब्रेक, तीन बराबर के हिस्सों में ब्रेक करो। याद रखना बेटा जब किसी लाइन को दो बराबर के हिस्सों में यानी बाइसेक्ट करना होता है तो एक लगाते हैं पॉइंट, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसने लाइन को दो बराबर के हिस्सों में ब्रेक कर दिया। और अगर आपको लाइन को तीन बराबर के हिस्सों में ब्रेक करना हो तो फिर आप दो पॉइंट लगाएंगे, ये दोनों पॉइंट कहलाएंगे पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्यों? क्योंकि इन पॉइंट्स ने लाइन को तीन बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है एक लाइन सेगमेंट ए बी है, उसको तीन बराबर के हिस्सों में डिवाइड करो। ये पहला हिस्सा, ये एक और हिस्सा, ये एक और हिस्सा, तीन बराबर के हिस्से हो गए। तो P जो है वो पहला पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, Q जो है वो दूसरा पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, और आपसे कह रहा है कि P और Q के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो बेटा A x1 y1, B में से x2 y2 लिया और सोल्यूशन में क्या लिखा पहली बारी में कि लेट P इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, देयरफॉर इसलिए m रेशो n बराबर 1:2। शाबाश, बताओ बेटे P के लिए रेशो 1:2 क्यों आ रहा है? फिगर में से देखने समझ में आ जाएगी बात। बेटा पॉइंट P के लिए रेशो 1:2 इसलिए क्योंकि P के उल्टे हाथ पे लाइन का एक हिस्सा है तो m 1 हो जाएगा, और P के सीधे हाथ पे लाइन के दो बराबर के हिस्से हैं तो रेशो 2 हो जाएगा P के लिए। बिल्कुल ऐसे ही जब हम Q पर आएंगे तो Q के लिए m 2 हो जाएगा क्योंकि Q के उल्टे हाथ पे लाइन के दो हिस्से हैं, और Q के लिए n 1 हो जाएगा क्योंकि Q के राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक हिस्सा है। तो बस ख्याल रखना बेटा सिर्फ P के लिए रेशो और Q के लिए रेशो ही चेंज होगा। तो जैसे P के लिए रेशो 1:2 लिख रहे हैं, आगे चल के जब Q के लिए रेशो लेंगे, Q फाइंड करने के लिए, तो रेशो चेंज कर देंगे 2:1। काम पूरा वही है। अब क्या किया जरा देखिए, पहले लगा दिया हमने इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। बेटा इसमें सारी वैल्यू पुट करवाना है, m की जगह 1, n की जगह 2, x2 की जगह -4, x1 की जगह 2। इसी तरह दूसरे कोऑर्डिनेट में, दूसरे वैल्यू में हमने y की वैल्यू में सारी वैल्यूज पुट करवा दी। तो सिंप्लीफाई करने पर p के कोऑर्डिनेट आ गए 0,2। अब जब हम q के लिए काम करेंगे तो हम लिखेंगे लेट q इज द सेकंड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, इसलिए m रेशो n बराबर होगा 2:1, जो मैंने ऊपर समझाया आपको कि q के लिए रेशो 2:1 क्यों है? क्योंकि q के उल्टे हाथ पे लाइन के दो हिस्से हैं, सीधे हाथ पे लाइन का एक हिस्सा है, इसलिए q के लिए रेशो 2:1 है। फॉर्मूला दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं है बेटा, उसी फॉर्मूले में, इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाई और ऐसे करके हमने q के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए। क्लियर हो गई बेटा बात? शाबाश, जरा वीडियो दोबारा से स्टार्ट करके सवाल के 1 बाय 1 स्टेप अपने पास कॉपी कर लीजिए। अब बेटा आते हैं सवाल के अगले पार्ट पे जो क्वेश्चन नंबर 18 है। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, तवज्जो से बात सुनिए। ये कह रहे हैं एक लाइन सेगमेंट है 7,9 से लेके -1,1 तक। बेटा पहले पॉइंट को नाम दे दिया x1 y1, दूसरे पॉइंट को नाम दे दिया x2 y2। ये आपसे कह रहे हैं कि इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट मालूम करो जिस पॉइंट का एब्सिसा यानी x तो हमें नहीं पता, लेकिन उसका जो ऑर्डिनेट मतलब y है वो 4 है। यानी इस लाइन को एक पॉइंट डिवाइड करेगा, यकीनन कुछ रेशो में डिवाइड करेगा। रेशो का मतलब इस पॉइंट के उल्टे हाथ पर और सीधे हाथ पर लाइन के कितने बराबर के हिस्से हैं। कह रहे हैं जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं उसके लिए x पता करना है, सिर्फ y तो पता है पहले से 4 है। तो हमने क्या किया, पहले स्टेप में लगा दिया बेटा हमने रेशो थ्योरम। x, 4 बराबर लिया इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। बेटा इसमें m नहीं पता, n नहीं पता, यहां भी m नहीं पता, n नहीं पता, लेकिन x2 पता है -1, x1 पता है 7, y2 पता है 1,
और y1 पता है 9, सारी वैल्यू पुट करवा के इस x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के बराबर मान लेना, इस पूरे y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के बराबर मान लेना। और मैंने पिछले सवाल में बताया बेटा पहले सेकंड कॉलम सॉल्व करना। पहले सेकंड कॉलम सॉल्व करके m और n की वैल्यूज निकाल ली हमने, तो m की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू 3 है। जब सेकंड कॉलम को सॉल्व करके m और n की वैल्यूज आ गई, तो इन m और n की वैल्यूज को पिछले वाले फर्स्ट कॉलम में पुट करवा के हमने इसमें से x की वैल्यू निकाल ली है 2 के बराबर। और अब बताइए जब x की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब वो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट पहले x, 4 थे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटे? 2, 4। यही सवाल के अंदर करना था काम, जो हमने कंप्लीट किया। सही है, यानी पॉइंट ऑफ डिवीजन में पहले y वाला कंपोनेंट यानी 4 को इसके बराबर मान के पहले रेशो निकाल लेना, फिर जब रेशो की वैल्यू आ जाए तो x कंपोनेंट मालूम करने के लिए उन्हीं m और n की वैल्यूज को पहले वाले कॉलम में पुट करवा के वहां से x की वैल्यू मालूम कर लें। तो वो पॉइंट जो पहले x, 4 था, वो पॉइंट क्या बन जाएगा? 2, 4। अरे यस, क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन? अच्छा, 18 के बाद बेटा इसी टाइप का कुछ सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान सुनिएगा। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में एक लाइन सेगमेंट है P से लेके Q। बेटा P के कोऑर्डिनेट को x1, y1 कह दिया, Q के कोऑर्डिनेट को x2, y2 कह दिया। ये कह रहा है जो लाइन सेगमेंट है ना, इसको x एक्सिस भी डिवाइड कर रहा है और y एक्सिस भी डिवाइड कर रहा है, मतलब कट कर रहा है। यानी ये लाइन x एक्सिस से कट हो रही है, y एक्सिस से कट हो रही है। अब बताइए बेटा, ये लाइन अगर x एक्सिस से क्रॉस होगी तो x एक्सिस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x, 0, और इस लाइन को अगर y एक्सिस क्रॉस करेगा तो y एक्सिस को जिस पॉइंट पर क्रॉस करेगा लाइन को, उसके कोऑर्डिनेट 0, y। अब वो कह रहा है इस पहले पॉइंट के लिए आप रेशो अलग बताएं, इस दूसरे पॉइंट के लिए आप रेशो अलग बताएं। तो देखो हमने क्या किया बेटे, पहले स्टेप में हमने बोला फॉर x एक्सिस। जब हम x एक्सिस के लिए रेशो निकालेंगे तो हमें पूरा रेशो थ्योरम यूज करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ बेटा, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू पता है हमें? वेरी गुड, y की वैल्यू पता है ना, क्योंकि 0 है, तो हमने देखो फॉर्मूले का सिर्फ y पार्ट यूज किया, y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और जहां ये y आया उस y की जगह अगले स्टेप में देखो 0 आ गया। x1, y1, x2, y2 सवाल में दिया हुआ, वहां से पिक किया। अब m प्लस n नीचे डिवाइड हो रहा है, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। बेटा इसको सॉल्व करने से m अपॉन n की वैल्यू आ गई, ऊपर वाला m है, नीचे वाला n है। तो पहले वाले पॉइंट x एक्सिस के लिए जो रेशो है वो 5:2 बन गया। क्लियर हो गई बात ये? अब बताइए जब आप y एक्सिस के लिए काम करेंगे तो रेशो निकालने के लिए फॉर्मूले का कौन सा पार्ट यूज करेंगे? वेरी गुड, x पार्ट, क्योंकि यहाँ पे x पार्ट 0 है। तो फॉर्मूले में हमने क्या किया, लिखा फॉर y एक्सिस, रेशो के लिए x पार्ट यूज कर लिया, जहां पे x आया वहां 0 आ गया। x2, x1 की वैल्यू पुट करवा के सिंप्लीफाई किया और यहां से हमने दूसरा रेशो मालूम कर लिया फॉर y एक्सिस के लिए, जो कि आया 4:3। ठीक है बेटा, शाबाश। जरा वीडियो दोबारा से चला के इसके सारे स्टेप एक एक करके कॉपी कर लीजिए। अच्छा बेटे, अब आते हैं हम 7.1 एक्सरसाइज के आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ। बेटा बहुत आसान सवाल है, बस वर्किंग थोड़ी सी लंबी है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्राइंगल है ए, बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट मान ली x1, y1, बी के मान ली x2, y2, सी के मान ली x3, y3। ये कह रहा है ट्राइंगल की वर्टिसेस मालूम करो। तो ट्राइंगल की वर्टिसेस मतलब ए, बी और सी मालूम करो। ये कह रहा है हम आपको ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पहले से बता रहे हैं। तो बेटा ट्राइंगल की पहली साइड ए से लेके बी है, तो मान लिया ये पहला मिड पॉइंट है P-2, मिड पॉइंट पहले से गिवन है। ट्राइंगल की दूसरी साइड का मिड पॉइंट Q, ट्राइंगल की तीसरी साइड का मिड पॉइंट R। कोई फर्क नहीं पड़ता, P Q R को आगे पीछे करने, मैंने पहले P लिख लिया, Q लिख लिया, R लिख लिया। आप चाहो तो यहाँ P लिख लें, यहाँ Q लिख लें, यहाँ R लिख लें। तो हमने जो अजम्पशन करवाई उस अजम्पशन के मुताबिक P जो है वो मिड पॉइंट है AB का, बेटा Q जो है वो मिड पॉइंट है B और C का, R जो है वो मिड पॉइंट है C और A का। अब सबसे पहला काम किया कि सोल्यूशन है, पहले मिड पॉइंट अप्लाई किया AB पर। बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट उठाया P -2 AB पर, यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से कंपेयर किया, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से कंपेयर किया, और जरा चेक कर लें यहां से दो इक्वेशंस बना ली है बेटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब जैसे आपने दो इक्वेशन बनाई ना, इक्वेशन 1 एंड 2, यही सेम काम अब हम चार इक्वेशंस के लिए और करेंगे, एक 3 और 4 और एक 5 और 6। कैसे? तो अब हम मिड पॉइंट अप्लाई करेंगे बी और सी पर। मिड पॉइंट कितना दिया हुआ है? 2 - 1, वो लिख दिया। तो देखो यहां पर क्या लिखा हमने, मिड पॉइंट ऑन अप्लाइंग मिड पॉइंट ऑन बीसी। जब बीसी पर मिड पॉइंट अप्लाई किया तो बीसी के लिए मिड पॉइंट में x2 प्लस x3 अपॉन 2 हो गया, y2 प्लस y3 अपॉन 2 हो गया। दोनों वैल्यूज को कंपेयर करवा के बेटा यहां से दो इक्वेशन हमने और बना ली, एक इक्वेशन 3 और एक इक्वेशन 4। इसी तरह फाइनली हमने मिड पॉइंट अप्लाई किया एसी पर या सीए पर, और मिड पॉइंट से हमने दो इक्वेशन और बना ली, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6।
अब प्लीज जरा बेटा पहले तो लेक्चर को ना यहां तक स्टॉप करके पूरा काम कॉपी कर लीजिए, वरना सवाल आगे समझ में नहीं आएगा। अच्छा, अब ध्यान से बात सुनना बेटा, ये जो पहली इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन है और पांचवी इक्वेशन है बेटा, इन तीनों को ना एक साथ सॉल्व करेंगे ताकि x1, x2 और x3 की वैल्यूज आ जाएं। और फिर दूसरे कॉलम में इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 4 को और इक्वेशन 6 को एक साथ सॉल्व करेंगे ताकि वहां से y1, y2 और y3 की वैल्यूज आ जाए। तो पहले कॉलम में जाने के लिए क्या करिएगा, सबसे पहले इक्वेशन 1 को, 2 को, 1 को 3 को, सॉरी 1 को 3 को और 5 को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं बेटा, क्योंकि इन्हीं में तो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहे हैं सारे। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, पहले इक्वेशन 1 को, 3 को और 5 को ऐड करवा दूंगा। तो देखिए मैंने फर्स्ट कॉलम में क्या किया, ध्यान से सुना बेटा, 1, 3 और 5 को ऐड करवाने से लेफ्ट साइड के सारे नंबर्स आपस में ऐड हो गए, राइट साइड में 2x थे, 2x1, 2x2, 2x3, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई, -1 इज इक्वल टू x2, x1 प्लस x2 प्लस x3। इतना काम करने के बाद अब ध्यान से सुनना बेटा, इसमें से ना x1 निकालने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 3 को अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन 3 में किसकी वैल्यू है, देखो x2 प्लस x3 वैल्यू 4 है ना। तो हमने इस इक्वेशन 3 को उठा के इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करवा दिया। देखो मैंने क्या लिखा है, पुट 3 इन अबव, x2 प्लस x3 की जगह देखो 4 पुट करवा दिया। 4 को उठा के वहां ले गए तो किसका आंसर आ गया, x1 का। अब काम सीधा हो जाएगा बेटे, अब x1 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करवा के वहां से x2 की वैल्यू निकाल ली और x2 की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करवा के बेटा वहां से x3 की वैल्यू निकाल ली। समझ आ रही है बात ये? अगर कोई प्रॉब्लम है दोबारा देख लो बेटा, सेकंड कॉलम के अंदर, सेकंड कॉलम में हमने कौन कौन सी इक्वेशन को ऐड किया, इक्वेशन 2 को, 4 को और 6 को ऐड किया। बेटा सेकंड कॉलम में जब इक्वेशन 2, 4 और 6 को ऐड किया तो हमारे पास इक्वेशन बनी 5 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। इसमें क्या किया हमने, इक्वेशन 4 से वैल्यू उठाई y2 और y3 की और उसको उठा के यहां पुट करवा के y1 की वैल्यू निकाल ली। और इस y1 की वैल्यूज को आने के बाद हमने क्या किया, इसी y1 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करवा के y2 की वैल्यू निकाल ली और उसी वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करवा के यहां से y3 की वैल्यू निकाली। ये आप जब वर्किंग करेंगे बेटा तो आपसे इजीली वर्किंग हो जाएगी और आप चेक कर लीजिएगा, पिछले वाले इक्वेशंस में देखते रहिएगा, तब समझ में आ जाएगी बात। तो यहां से बेटा हमने क्या किया, आखिरी स्टेप में ए के कोऑर्डिनेट में ये x1 आ गया, ये x2 आ गया, x3 आ गया, बी के कोऑर्डिनेट्स के अंदर बेटा ये y1 आ गया, ये y2 आ गया, y3 आ गया। इस तरीके से हमने ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस फाइंड आउट की हैं। बेटा इस सोल्यूशन को जरा पूरा सही नए सिरे से ना तरीके से फेयर करके अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा और अगर कोई सवाल इसमें पूछना हो, कुछ वर्किंग समझ में ना आया बेटा, तो काइंडली जरा व्हाट्सएप पे मुझसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, तो मैं दोबारा से स्टेप रिपीट कर दूंगा अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो ये हमारे पास बेटा एक्सरसाइज नंबर 7.1 के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट सवाल थे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।